मौत से पहले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में था। आइए अब आपको हम बताते हैं कि उसको किन मामलों में उम्र कैद की सजा हुई थी, कौन कौन से मामले थे जिसमें सजा का ऐलान किया गया था, किन मामलों में मुख्तार को यह सजा हुई थी। तो अवधेश राय हत्याकांड का मामला, यह पहला केस हम जो आपको बता रहे हैं, 3 अगस्त 1991 को घर के बाहर गोली मारी गई थी और यह मामला था जिसमें मुख्तार को सजा हुई थी, मुख्तार को उम्र कैद। अवधेश राय के मामले में वैन से आए 5 हमलावरों ने घर के बाहर अवधेश राय को 4 गोलियां मारी थी। यह बड़ी जानकारी उस केस के बारे में। अजय राय ने मुख्तार समेत 5 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी और तब से यह मामला चल रहा था जिसमें बाद में सजा भी हुई। 5 जून 2023 को मुख्तार को उम्र कैद की सजा हुई। यह एक बड़ी सजा थी और इस मामले ने एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित भी रखा था। दूसरे केस की बात करते हैं। फर्जी साइन शस्त्र लाइसेंस यानी आर्म लाइसेंस जो कि फर्जी निकला, उसका यह मामला था। 10 जून 1987 का मामला। फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस लिया गया था। 4 दिसंबर 1990 को सीबीसीआईडी ने मुख्तार समेत 6 के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया था। इसमें केस मुख्तार के खिलाफ दर्ज हुआ था। यह दूसरा मामला हम आपको बता रहे हैं। 1997 में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया, मुख्तार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 13 मार्च 2024 को मुख्तार को इसमें उम्र कैद की सजा मिली। तो हथियार रखने और फर्जी लाइसेंस उसका बनाने के मामले में भी यह केस चला था। तो इस तरीके से मुख्तार पर एक नहीं बल्कि 8 मामले थे। 6 में सजा हुई थी, 2 में राहत मिली थी। बिल्कुल। और रवि, ये जो क्राइम कुंडली उसकी इतनी बड़ी है, जिसकी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपने डिटेल दिखाई, उसी आधार पर एक सवाल आगे रुपेश, मेरे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर से मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुमार कुंदन मऊ से हमारे साथ है। हर पहलू से चर्चा किए जाने से पहले रुपेश, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, 21 मार्च मुख्तार के वकील ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया। अब 21 मार्च से 28 मार्च, इन आखिरी दिनों के घटनाक्रम जिस तरीके से पूरे मामले को देखते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं, इस वक्त वहां क्या हालात नजर आ रहे हैं, इसी घटनाक्रम को देखते हुए क्या रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? मुझे लगता है रुपेश तक भी रवि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कुमार कुंदन, क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुमार, क्या आपको आवाज मिल रही है? कुमार, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को, हम पूरी हिस्ट्री हम देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की। 6 मामलों में सजा अभी भी चल रही थी, अभी भी सजा बरकरार थी। एक तरीके से यह बात तो स्पष्ट थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी आपराधिक छवि का नाम था मुख्तार अंसारी, और अब वो चैप्टर भी क्लोज हो गया। देखिए रवि, समझना पड़ेगा, जब योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया था, जिसके तहत जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और जिनके ऊपर कई संगीन धाराएं लगी हुई थी, उन सभी को चुन कर एक तरीके से उनको कन्विक्ट किया गया और कह सकते हैं कि अदालती कार्रवाई में उन पर कार्रवाई की गई। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब भी कोई किसी को अपराध में संलिप्त होता है तो उस पर अगर गुंडा और बड़ा एक तरह से कह सकते हैं मसल्समैन टाइप का व्यक्ति होता है, तो अदालत हो या सब जगह हो, कार्रवाई इतनी लंबी चलती है कि फिर उसको कन्विक्शन हो नहीं पाता है। तो मुख्तार अंसारी भी उसी लिस्ट में शामिल हुए और उसके बाद से जब कन्विक्शन होना शुरू हुआ तो अलग अलग मामलों में उनको सजा होनी शुरू हुई। रवि, 65 मामले जिस शख्स के ऊपर हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी अपराध की कुंडली कितनी लंबी चौड़ी रही होगी। ये बात भी सही है कि 1996 से वो विधायक रहे और कई बार विधानसभा से लेकर तमाम जगहों से चुनाव भी जीते। लेकिन ये बात भी सही है कि इसके साथ साथ वो पूर्वांचल के डॉन के नाम से भी जाने जाते थे, और इस पूरे प्रक्रिया से बचने के लिए सरकारी एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये उन पर आरोप लगा, उन सभी चीजों से बचने के लिए बाकायदा उन्होंने पंजाब तक की शरण ले ली थी। कुमार लौटेंगे। अरविंद कुमार जैन हमारे साथ, फॉर्मर उत्तर प्रदेश के डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। जैन सर, मुख्तार अंसारी को अगर पलट के आप देखें तो आपको क्या बड़ी बातें याद आती हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, अपराध की हिस्ट्री में? मुख्तार अफजाल का कद, ये जुड़वा भाइयों की जोड़ी, प्रभाव कैसा रहा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि एक लंबा आपराधिक चैप्टर था जो आज क्लोज हुआ है। देखिए, मेरी तैनाती रही है बनारस में 3, और मैं गाजीपुर भी देखता रहा हूं बतौर डीआईजी रेंज वाराणसी और आईजी जोन जी। हम लोगों की बहुत करीब से निगाह रहती थी, और जो सबसे पहले नाम
मुख्तार अंसारी का बहुत ज्यादा आया उछला, वो था रुंगटा अपहरण कांड में। रुंगटा जो है वो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे और चंदासी मंडी में उनका भी कोयले का काम था। कोयले के काम पे वर्चस्व को लेकर ही ब्रजेश सिंह सेठनी और उसी को लेकर रुंगटा की किडनैपिंग की गई। तो वो अनफॉर्चुनेटली उसमें ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ भी हो गई और फिरौती भी दी गई उसमें। उससे बहुत बदनामी हासिल की और एक ये छवि निकल कर आई कि एक्सटॉर्शनिस्ट का काम कर रहे हैं। तो ये दूसरा क्या है कि एक मुख्तार ने एक ऐसा अपना ऑरा बनाया मुस्लिम युवकों में, यंग जो जनरेशन है, कि वो उसके बिल्कुल दीवाने हो गए और उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश की। गाजीपुर में अल्पसंख्यकों की संख्या काफी है, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी भी, तो उसमें काफी फैन फॉलोइंग बनाने की कोशिश की गई। हालांकि धीरे धीरे ये लोग सब एक्सपोज भी होते गए और जो मर्डर्स कराए गए उनमें गवाहियां भी हुई। और फिर जो सबसे बहुत बड़ा कांड हुआ वो हुआ कृष्णानंद राय, जो विधायक थे, उनकी हत्या। वो ये कोई मामूली अपराध नहीं था, इसमें मुन्ना बजरंगी और अन्य सब सम्मिलित थे। और इसका और एक समय था, आप लोग भी जानते हैं, जब सिक्का चलता था इसका और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी बहुत तरजीह दी जाती थी। आज हालात बहुत बदल चुके हैं जी। आज हर पॉलिटिकल पार्टी अपने को माफिया से दूर करने का, टिकट न देने का एक मन बनाए हुए है। पर वो हालात बिल्कुल फर्क थे और पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये घटनाक्रम हुआ है। अरविंद सर, मैं माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। दहशत के राज का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस लिहाज से आज के हालात को देखते हुए मेरा सवाल है, क्योंकि अभी सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे बॉर्डर एरियाज को सील किया जा रहा है। आज जिन समर्थकों का आप अभी जिक्र कर रहे थे, आज के हालात को देखते हुए किन चीजों पर मुख्य तौर पर फोकस रहना चाहिए इस वक्त? लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए प्रशासन और पुलिस फोर्स, इस हालात को देखते हुए क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए, बहुत हालात बदल चुके हैं उत्तर प्रदेश के। अब वो स्थिति नहीं है, चाहे वो मोहम्मदाबाद हो, चाहे यूसुफाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो। अब वो परिस्थितियां नहीं हैं। पुलिस अलर्ट है और पुलिस ने पूरे अपने बंदोबस्त कर रखे हैं। हर किसी को मालूम है कि अगर उसने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो बड़ी धाराओं के मुकदमे दर्ज होंगे और कई जनरेशन तक उनको सब पे करना पड़ेगा। ये सब कंपनसेशन, जो ये होता था कि ओबी वैन को फूंक दो, ये कर दो, चौकी में आग लगा दो, सरकारी गाड़ियां फूंक दो। तो आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदली हैं, हालात बदले हैं, पुलिस और प्रशासन के कामकाज का तरीका भी बदला है चीजों को देखते हुए।